हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है सॉल्यूशन विलियन। इस चैप्टर का ये सेकेंड वीडियो है क्वेश्चन आंसर का Q&A का। तो दोस्तों पहले पार्ट मैंने आपको बताए थे, पहले वीडियो में आपको बताए थे क्वेश्चन आंसर। तो आपने अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, इसका लिंक होता है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। ये इसका सेकेंड पार्ट मतलब कि क्वेश्चन आंसर का। बाकी न्यूमेरिकल्स के मैंने अलग से करवा रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण दाब क्या होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, अब परासरण दाब को समझने के लिए आपको किशमिश को समझना पड़ेगा। जैसा आपको पता होगा किशमिश होती है, उसको अगर पानी में हम लोग रख देते हैं तो वो क्या हो जाती है, कुछ टाइम के बाद में फूल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पानी है वो क्या अपना विलायक है। ओके, अब जो किशमिश है उसके अंदर विलायक की कमी है, और किशमिश की जो लेयर होती है वो पारगम्य झिल्ली का काम करती है। तो जो जल है आपका विलायक है, वो विलायक किशमिश के अंदर अर्धपारगम्य के माध्यम से अंदर चला जाता है और आपकी किशमिश होती है फूल जाती है। अब दोस्तों आपकी जो किशमिश फूल रही थी, इसको आप लोग दबाओगे तो पानी वापस बाहर निकलेगा। तो जो आप लोगों ने दाब डाला है ना किशमिश के ऊपर, वही तो परासरण दाब कहलाता है। अब इसको हम लोग अलग समझते हैं, देखिए पात्र से समझते हैं। किशमिश है उसके अंदर विलय भी है विलायक भी है, आप लोग ऐसा मान लीजिए। और पात्र में आपने जो भी पानी लिया है वो केवल विलायक है, शुद्ध विलायक है। तो यदि आपका शुद्ध विलायक होता है वो विलियन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब किशमिश के अंदर जा रहा है। अब वो पानी विलियन में न आए इसलिए हम क्या करते हैं, किशमिश को दबाते हैं। तो उसलिए हम लोग दाब लगाते हैं विलियन के ऊपर। तो वो दाब जो परासरण की क्रिया को रोकता है, तो उस दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। समझते हैं डेफिनेशन को। देखिए, किसी विलियन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक मतलब अलग करके उसके परासरण को रोकने के लिए विलियन पर कम से कम जितना बाह्य दाब लगाना पड़ता है, विलियन का परासरण दाब कहलाता है। तो जो आप लोग परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलियन के ऊपर जो भी कम से कम बाह्य दाब लगाते हैं, उस दाब को हम क्या कहते हैं दोस्तों, परासरण दाब कहते हैं। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, विलियन की मौललता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पर वर्ष लिखा हुआ है 2015, 18, 20, 13। तो मतलब कि ये क्वेश्चन आ रखे उस साल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लोग समझिए। तो मौललता ज्ञात करने का सूत्र पूछ रहा है, तो मौललता का ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान। विलय के मोलों की संख्या डिवाइड बाय विलायक का द्रव्यमान, जो कि किलोग्राम में। ओके, अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है स्थिर क्वाथी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। तो ये 19 में आ रखा है। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम समझते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक अवयवों का ऐसा मिश्रण जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए बिना एक ही ताप पर आश्रित होते हैं। तो जो अवयवों के संगठन से प्रभावित हुए ही बिना एक ही ताप पर आश्रित होते हैं, तो दोस्तों ऐसे मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉफिक मिक्सर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 क्वेश्चन का। दोस्तों आगे देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, कारण दीजिए। ये 18 में आ रखा है क्वेश्चन। ये कहना चाहता है कि अगर तापमान को बढ़ा देते हैं दोस्तों, तो गैस होते हैं उनकी द्रव में विलेयता घट जाती है। द्रव के अंदर जो गैस होते हैं उनकी घुलने की प्रायिकता या फिर क्षमता कह सकते हैं, विलेयता कह सकते हैं, वो घटती है। ऐसा क्यों होता है समझते हैं। स्थिर दाब पर सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर द्रव में गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। यदि हम लोग तापमान को बढ़ाएं तो फिर क्या होगा, जो द्रव के अंदर गैस के अणु उपस्थित है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और उनकी अगर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है ना, तो फिर क्या होगा, गैस के जो अणु होते हैं वो बाहर आने की कोशिश करेंगे। तो गैस के बाहर निकलने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो जाती है। तो फिर उसके अंदर रहने की प्रवृत्ति तो बिल्कुल घट जाती है, मतलब विलेयता तो बिल्कुल घट जाती है। आ रही बात समझे। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इन गुणों का एक उदाहरण दीजिए। एक एग्जाम्पल कह रहा है,
बाकी अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, वे गुणधर्म जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, केवल विलेय के अणुओं या विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं, ऐसे गुणधर्म को अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। और दोस्तों, ये जो होते हैं ना, वो विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। आगे इसका उदाहरण एक दे देते हैं हम लोग, हिमांक में अवनमन। चाहे तो आप लोग इसको क्वथनांक में उन्नयन भी दे सकते हो, ठीक है। तो हिमांक में अवनमन इसका एक एग्जाम्पल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये 2010 में क्वेश्चन आ रखा है और ये 18 में आ रखा है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, कच्चे आम को सांद्र लवणीय विलयन में रखे जाने पर क्या होता है। यदि हम कच्चे आम को, है ना, कच्चे आम, इसको अगर सांद्र लवणीय विलयन में रखते हैं तो फिर क्या होता है, इसको समझाना है। ये 16 में आ रखा है क्वेश्चन। यदि दोस्तों हम सांद्र लवणीय विलयन में रखने पर कच्चा आम बहिःपरासरण के कारण जल को बाहर निकाल देता है एवं संकुचित हो जाता है। यदि कच्चे आम को हम लवणीय जल में रखेंगे तो इसका बहिःपरासरण होगा। बहिःपरासरण का मतलब कच्चे आम के अंदर जो भी पानी है वो बाहर निकल जाएगा, तो जो आम होता है वो संकुचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 7वां, मोल अंश ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल भिन्न ज्ञात करने का सूत्र। दोस्तों, हम मान लेते हैं अवयव ए तथा बी, उसके मोल अंश को देखते हैं। तो अवयव ए का मोल अंश अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अवयव मतलब जो भी आप विलय विलायक मान सकते हो उसमें से कोई भी। तो अवयव ए है, उसका अगर मोल अंश लिखना है तो हम लिखेंगे एक तो उसके मोल, Na का मतलब होता है, देखो अवयव ए उसके मोल, फिर अवयव जो भी लिए गए हैं, हमने 2 अवयव लिए, ए और बी लिया है, तो उसके टोटल मोल, मतलब उसके मोल बटे विलयन के टोटल मोल। जैसे अगर हमको बी का मोल अंश ज्ञात करना है या लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अवयव बी का मोल अंश खुद के मोल NB बटे टोटल मोल Na प्लस NB। ठीक है, तो नीचे तो आपके दोनों का सेम है, बस फर्क ये है कि जिसका ज्ञात करना है उसको ऊपर लिख दो, बाकी टोटल अवयवों के मोल आ जाएगा। ठीक है, तो Na क्या है दोस्तों, अवयव ए के मोलों की संख्या, और NB क्या है, अवयव बी के मोलों की संख्या। ठीक है, आप लोग 2 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ये 2007 में आ रखा है। पहला इसमें दे रखा है आदर्श विलयन और दूसरा दे रखा है अनादर्श विलयन। इसकी परिभाषा लिखनी है, डेफिनेशन। दोस्तों, आदर्श विलयन क्या होता है इसको समझते हैं। वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परासों पर राउल्टे के नियम की पालना करता है। तो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, राउल्टे के नियम की पालना करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। आप लोग एक सिंपल लिखो तो भी सही है। आदर्श विलयन की परिभाषा क्या, कि राउल्टे के नियम की पालना करने वाले विलयन को हम क्या कहते हैं, आदर्श विलयन कहते हैं। चाहे तो प्रोफेशनल तरीके से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो कि वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता की सभी परासों पर राउल्टे के नियम की पालना करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और उसका विपरीत कर दो तो अनादर्श हो जाएगा। मतलब अनादर्श के लिए डेफिनेशन हो जाएगी, वे विलयन जो राउल्टे के नियम का पालन नहीं करते और विलेय तथा विलायक को मिलाने पर एंथैल्पी परिवर्तन एवं आयतन परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अनादर्श विलयन कहते हैं। इस बात को आप लोग चाहे तो याद रखो, नहीं रखो कोई बात नहीं, बट इसका याद रखिए कि वह विलयन जो ताप एवं सांद्रता के सही परासों पर राउल्टे के नियम की पालना नहीं करते, उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 9th, नमकीन जल में रखने पर रुधिर कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, कारण दीजिए। ये आ रखा है 2013 में। दोस्तों, मैंने आगे क्वेश्चन एक बताया था जो कच्चे आम वाला, आपको पता होगा। कच्चे आम को अगर हम नमकीन विलयन के अंदर रखेंगे तो क्या होता है, बहिःपरासरण होता है। तो आप लोग यहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल उसी का लेकर के समझ सकते हो कि यदि हमारे पास में रुधिर कोशिकाएं हैं, उन रुधिर कोशिका के
नमकीन जल के अंदर रखेंगे तो क्या होगा, बहिःपरासण ही होगा, और बहिःपरासण से जो रुधिर कोशिका होती है वो सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पर दे रखा है आंसर, देखिए, जब रुधिर कोशिकाओं को नमकीन जल में रखा जाता है तो उनमें उपस्थित विलायक, अब देखो मुख्य रूप से क्या, विलायक मतलब कि जल, परासरण द्वारा नमकीन जल में आ जाता है, मतलब बहिःपरासण होता है। ठीक है, थोड़ी सी डेफिनेशन यहाँ पर अलग लिखी गई है कि नमकीन जल में आ जाता मतलब बाहर है हमारा नमकीन जल, तो नमकीन जल में आ जाता मतलब बहिःपरासण होता है, परिणाम स्वरूप रुधिर कोशिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 10th। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन नियम लिखिए। राउल्ट का वाष्पदाब अवनमन के नियम को लिखिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो ये क्वेश्चन आ रखा है 2009 में, 11 में और 16 में आ रखा है, तो इम्पोर्टेंट है, समझिए इसको। राउल्ट के नियम का जो वाष्पदाब का अवनमन नियम क्या होता है इसको समझते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन के वाष्पदाब का आपेक्षिक अवनमन, कोई भी विलयन है उसका वाष्पदाब का आपेक्षिक जो अवनमन है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज या मोल भिन्न या मोल अंश के बराबर होता है। इसको आप कैसे लिखोगे, जैसे कि देखिए हमारे पास में जो ही वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन है इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है ये अपेक्षित अवनमन, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ा रखा है वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है, वो ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप जाके देखिए विलयन नामक प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उसमें मिल जाएगा ये सूत्र आपको। तो जो भी वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन हुआ है वो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज, मान लेते हैं हमारे पास में विलेय ए एक है, इसके लिए हम मोल प्रभाज लिखना चाहते हैं, तो उसके मोल बटे टोटल मोल, तो टोटल इसमें 2 मोल हो जाएंगी, 2 अवयव के लिए हो जाएगा N1 और N2। तो इसके क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के कैसे होते हैं, बराबर होता है। देखिए इसमें कौन कौन क्या है, P क्या है, तो P है विलायक, PS क्या है, विलयन के वाष्पदाब, विलयन का वाष्पदाब, जहां P तथा PS क्रमशः विलायक तथा विलयन के वाष्पदाब हैं, और N1 तथा N2 क्रमशः विलेय तथा विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या है। तो यहाँ पर N1 फर्स्ट यानी कि विलेय के मोलों की संख्या और N2 सेकेंड या फिर विलायक के मोलों की संख्या, लेकिन ग्राम में ये ध्यान रखना। अब दूसरा हमारे पास में पूछ रहा था कि इसकी सीमाएं लिखिए, मतलब कमियां लिखनी है। ठीक है, तो इसकी कमियां क्या क्या होती है वो हम लोग समझते हैं। देखिए सीमाएं की हम बात करते हैं दोस्तों, तो फर्स्ट सीमाएं हो जाती है, राउल्ट का नियम तनु विलयनों पर लागू होता है। जो राउल्ट का नियम होता है किस पर लागू होता है, तनु विलयनों पर लागू होता है। ठीक है, सांद्र विलयन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करता है। अगर हम लोग सांद्र विलयन को लेते हैं तो राउल्ट का नियम होता है विचलन प्रदर्शित करता है। आपको पता होगा धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, ठीक है, ये पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, मैंने ही पढ़ाया है विलयन नामक चैप्टर में। अगली सेकेंड कमी हो जाती है दोस्तों, यह नियम केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। जो भी अवाष्पशील पदार्थ हैं उस टाइप की जो विलयन है उस पर ही राउल्ट का नियम लागू होता है। थर्ड कमी हो जाती है, विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। जो भी विद्युत अपघट्य विलयन हैं उन पर राउल्ट के नियम लागू नहीं होता है। ओके, और लास्ट कमी हो जाएगी दोस्तों, जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं, जो पदार्थ विलयनों के अंदर संगुणित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, उन पदार्थों के विलयन भी राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। जो पदार्थ विलयनों में संगुणित हो जाते हैं उन पदार्थों के जो विलयन हैं वो राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं। तो ये इनके 4 कमियां हो जाती है दोस्तों। और 10 क्वेश्चन 2 पार्ट मैंने वीडियो बनाया, और इसी के साथ में आपके न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आंसर फर्स्ट चैप्टर के क्लियर हो जाते हैं। अब सेकेंड चैप्टर की हम बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।